हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों सीटेट लेवल 1 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ईवीएस का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन में हम ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चनों का टेस्ट सोल्व करेंगे। एक टेस्ट मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, उस टेस्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट ईवीएस 2024 के नाम से, ठीक है। तो उसमें जाकर आप देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को और 13 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन, ठीक है, जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है, ठीक है। आगे देखिए आप, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेले की बात करें दोस्तों तो ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। थ्योरी देख लीजिए आप। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? देखो दोस्तों, हानिकारक तो तीनों ही हैं, लेकिन सबसे अधिक जो हानिकारक है वो है यूवीसी, ठीक है दोस्तों। यूवीसी सर्वाधिक हानिकारक है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है, ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? UV1, UVB, UVC। इन किरणों में UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। UVC एवं UVC किरणों का त्वचा पर अधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखो दोस्तों, जैवमंडल का अजैविक घटक की बात करें दोस्तों तो कौन नहीं है? देखो, प्रोटीन है, मृदा भी है, फॉस्फोरस भी है। जो कवक है वो दोस्तों अजैविक घटक नहीं है। कवक कौन सा है? जैविक घटक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इसकी थ्योरी देख लीजिए आप। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो है कौन सा? जैविक घटक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है, जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों, गिर शेर परियोजना की बात करें तो ये गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। एशियाई सिंगों का घर, एशियाई सिंगों का घर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। होम ऑफ एशियाटिक लॉइन, ठीक है, की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य, जिसे 1973 में, कब दोस्तों? 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कौन सी क्या बोलो? गिर शेर परियोजना। कौन सी? गिर शेर परियोजना, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। बाकी पूरे इंडिया में कहीं भी एशियाई शेर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। WWF से आज से है। तो WWF से आज से है। देखो, WWF से क्या आज से है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF क्या है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। WWF से आज से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष से है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष यानी कि विश्व वन्यजीव कोष हिंदी में बोलते हैं इसको, और WWF इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है, की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1962 में। किसकी? WWF की, ठीक है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका प्रतीक पांडा है जो कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है, ठीक है, जो कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है। गंगा नदी निकलती है, तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और पवित्र नदी भी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। जैसे ये भागीरथी, ये अलकनंदा, दोनों देवप्रयाग में, इस जगह पे देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई की बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक जो लंबाई है गंगा नदी की वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय जल आयोग, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए आप, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षरत संस्था है। क्या है दोस्तों? शीर्षरत संस्था है। मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। किसकी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। किसकी दोस्तों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी और मुख्यालय इसका दिल्ली में है, ठीक है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, एंडीज में, हवाई में और रॉकीज में। देखो दोस्तों, कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वेडोर में है। कहाँ पर? इक्वेडोर एक देश है, उसमें है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, ठीक है। और एंडीज पर्वत के ऊपर कोटोपेक्सी एंडीज पर्वत के ऊपर है। तो कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, एंडीज पर्वतमाला की बात करें दोस्तों, तो एंडीज पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों, ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको ही हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो या शापू, तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली सापू या सांगपो, इसको
का अर्थ तिब्बती भाषा में क्या होता है, पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों, 2900 किलोमीटर है। तथा भारत में 1346 किलोमीटर बहती है दोस्तों। कितनी, 1346 किलोमीटर बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है वो इसी नदी पर स्थित है। किस पर, ब्रह्मपुत्र पर दोस्तों। अच्छा, द्वीप क्या होता है दोस्तों, नदी द्वीप। जैसे दोस्तों ये नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। अब बीच में एक जगह पे मान लो ये टापू है, ठीक है, इस पे पानी नहीं चढ़ पा रहा है, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये नदी द्वीप है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों सबसे उच्च स्तर के होते हैं वो कौन होते हैं, शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी। तो दोस्तों घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला की बात करें तो उसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो देख लीजिए आप थ्योरी, घास भूमि क्षेत्र के घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम क्या होगा, देखो घास, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक, और मेंढक को कौन खाएगा, सर्प, और सर्प को कौन खाएगा, गिद्ध। तो सबसे उच्च स्तर का कौन होगा, सबसे उच्च स्तर का कौन हुआ, गिद्ध। और गिद्ध क्या है दोस्तों, एक मांसाहारी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो पृथ्वी तल के नज़दीक की बात चल रही है। तो दोस्तों देखो, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। तो सबसे नीचे का क्या है, पृथ्वी के जस्ट नीचे, ये वाला नीचे नीचे का है दोस्तों क्षोभ मंडल, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप, क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने भी आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये सब घटनाएं होती है तो दोस्तों वायुयान थोड़ी उड़ पाएंगे इसमें, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। तो वायुयानों की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है, वो दोस्तों समताप में पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों स्थायी सदस्यों की बात करें दोस्तों तो 5 स्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कार्यपालिका क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य हैं, ठीक है। कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। और अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। स्थापना की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सदस्य की बात करें तो इसमें 8 अस्थायी और 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य निम्न हैं। कौन कौन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, बाकी अस्थायी हैं 10, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो सरिस्का की बात करें दोस्तों तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है और राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों।
कहाँ पर, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में, सॉरी हाँ, अलवर में स्थित है। इसे 1958 में, कब दोस्तों, 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1979 में, कब दोस्तों, 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो दोस्तों सूर्य है दोस्तों, ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश। थोड़ी देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश को कहते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एगमार्क का संबंध है। दोस्तों एगमार्क का संबंध क्या है, एगमार्क जो खाद्यान्न वस्तु होती है, खाद्यान्न, ठीक है, खाद्य वस्तुएं, उन पर आता है और ये गुणवत्ता से संबंधित है, संसाधन से, पैकेजिंग से, उत्पादन से। तो दोस्तों एगमार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से है, यानी कितनी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर, ठीक है, क्वालिटी से, ठीक है। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए आप, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो दोस्तों आर्सेनिक, ठीक है, जल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक होना, ठीक है, यानी कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, यानी कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप, थ्योरी देख लीजिए, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी तथा बांग्लादेश के पद्मा और मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें दोस्तों तो ये 1972 में पारित किया गया था। कब दोस्तों, 1972 में पारित किया गया था। देखो दोस्तों आप ये ना सोचें कि हम टेस्ट लेके आए आप लोगों के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्तों मेहनत हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो टेस्ट जब मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था ध्यान से इसको, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत थे, फिर मैंने इसको सही किया है। दूसरी बात, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखो जोड़ रखी है, ये आपके फायदे के लिए ही दोस्तों, आपका नुकसान के लिए नहीं है। तो देखिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों ये 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। 2003 में सजा और जुर्माना कठोर कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों से भी कहिए कि यार देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कंटेंट चल रहा है। आगे देखिए आप, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये तो गलत है। आशमन, ये भी गलत है। किण्वन, बिल्कुल यही सही ऑप्शन है, सी नंबर, ठीक है। तो दूध से जो दही बनता है उसको हम किण्वन कहते हैं दोस्तों। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस, दूसरा लैक्टोबैसिलस लैक्टस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टस
शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है तो पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। यह है दही बनाने की प्रक्रिया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी संख्या 11 है। ये दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। किससे? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और रूस का ही पुराना नाम क्या है दोस्तों? सोवियत संघ। क्या है दोस्तों? सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर बोलते थे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? यूएसएसआर के से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस का औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर था। इसे संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए दोस्तों। और 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, जो कि हर माता पिता का है, वो अपने बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को। तो दोस्तों किस तारे को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी तारे को। किसको दोस्तों? उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। किसका? मत्स्य तारा समूह का भाग है ध्रुव तारा। अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों, तो ये 1973 से, कब से दोस्तों? 1973 से प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है दोस्तों। ठीक है, फूलों की घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स, पेपर में ये भी पूछा गया, वैली ऑफ फ्लावर्स, ऐसे भी पूछा गया दोस्तों इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, फूलों की घाटी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कब दोस्तों? 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में। ठीक है, 2005 में इसको, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, एक वयस्क मानव की बात है, उसमें 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय की बात करें दोस्तों तो व्यक्ति में 360 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती है। दोस्तों 300 नहीं, 300 से भी ज़्यादा होती है, ये गलत है। ठीक है, 360 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, फिर इनका सिकुड़न होता है और सिकुड़न होते होते 306 रह जाती है। ठीक है, आगे देखिए आप, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क में,
एक मिनट रुकिए, न्यूयॉर्क में, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में और नागासाकी में। तो दोस्तों एम्स्टर्डम में, ठीक है। ग्रीन पीस का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन ये प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम, कहाँ पर दोस्तों? एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है दोस्तों? हॉलैंड, ठीक है। और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम क्या है दोस्तों? राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए आप। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खाली स्थान, ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। तो दोस्तों ये किसका होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण, जल का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण, एवं NADP का क्या हो जाता है दोस्तों? अपचयन हो जाता है। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल यानी कि H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? दोस्तों LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल बात सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, क्या ये बात सही है? यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल ये भी बात सही है। अच्छा पूछा गया इसमें, अच्छा नहीं है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? हम भी कंफ्यूज हो गए, देख लो, है ना। देखो स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल है। उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही है। नीले ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल ये भी बात सही है। LPG है ना। और ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नहीं, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है दोस्तों, यही बात गलत है, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए आप। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। अतः इसके रिसाव का पता लगने के लिए एथिल मकेक्टन यानी कि C2H5SH नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप। नेक्स्ट देखिए, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये किसने कहा था? देखो प्रजातियों की उत्पत्ति, ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु ने कहा था क्या? मेंडल ने कहा था क्या? चार्ल्स डार्विन ने कहा था क्या? रॉबर्ट हुक ने कहा था क्या? देखो प्रजातियों की उत्पत्ति उत्पत्ति एक रचना है। तो ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन की, किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। द ऑर्गन ऑफ स्पाइसीज, ठीक है ना, स्पाइसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप। मकर रेखा है दोस्तों, मकर रेखा है। देखो दोस्तों 23.5 डिग्री तो बिल्कुल है, ठीक है, ये भी कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। इन दोनों में से ऑप्शन होगा। लेकिन देखिए मकर रेखा कौन सी रहेगी? देखो दोस्तों ऊपर रहेगी यानी कि नॉर्थ में रहेगी, वो तो दोस्तों कर्क रेखा रहेगी नॉर्थ में, तो ठीक है। और साउथ में जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? मकर रेखा रहेगी, ठीक है ना, मकर रेखा। तो साउथ ये है, ठीक है, और ये नॉर्थ है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। अच्छा थ्योरी भी है, थ्योरी देख लीजिए आप। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है किसमें दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करें दोस्तों तो वो 21 जून को होता है। दिन रात बराबर की बात करें दोस्तों तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है दोस्तों, इसलिए इन दोनों दिनों में दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है,
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है, हेग में। कहाँ पर है, हेग, ठीक है। और हेग कहाँ पर है दोस्तों, नीदरलैंड में, ठीक है। हेग नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1946 में। कब दोस्तों, 1946 में। कंफ्यूज नहीं होना, एक 1945 की स्थापना बताई थी मैंने, ये किसकी स्थापना है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, उत्तरी अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है दोस्तों। किसमें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में, ठीक है ना, संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है दोस्तों। तो ये आज के टॉप मोस्ट प्रश्न थे, आज का टेस्ट में के 30 प्रश्न थे। नेक्स्ट टेस्ट जल्द लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। और दोस्तों हमने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, तो हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।